जय भीम जो सामाजिक दास्तां हमारे ऊपर थोपी जा रही है, जो हमारा उत्पीड़न किया जा रहा है कि आप महिलाएं हैं, घरों में कैद रहेंगी, घरों के बाहर नहीं निकलेंगी, आपको पढ़ने का अधिकार नहीं है, आपको संपत्ति का अधिकार नहीं है, जैसे आप घर में चूल्हा चौका करती हैं उसकी कोई तनख्वाह नहीं मिलती, उसी तरीके से बाहर भी आपको काम करवाया जाएगा, उसके एवज में आपको कुछ नहीं दिया जाएगा, जिंदा रहने के लिए 1-2 हजार रुपए महीने का दे दिया जाएगा। इस तरह की शोषण और जो जुल्म जहां जहां दुनिया में हो रहा है उसके खिलाफ लोग लड़ रहे हैं और जय भीम के नारे के साथ लोग संगठित हो रहे हैं कि वो तमाम महिलाएं जो काम कर रही हैं, जो श्रम कर रही हैं, जिनके श्रम से ये पूरी व्यवस्था चल रही है, जो घरों में खाना बना के खिलाती हैं और जिन खानों को खा करके मर्द कंपनियों में, सरकारी नौकरियों में, ऑफिसेज में काम करने जाते हैं और जिससे पूरी व्यवस्था संचालित हो रही है, उन महिलाओं के साथ न्याय को दिलाने, उनके न्याय के अधिकार के लड़ने के लिए भी मैं इसीलिए क्रांतिकारी जय भीम और लाल सलाम कहता हूं। एक बात बहुत मुख्तलिफ तौर पर कही जाती है कि इस दुनिया में जब सबसे बड़ी चोरी पकड़ी जाएगी, अगर सबसे बड़ी डकैती का नाम अगर उजागर होगा तो वो डकैती जाहिर तौर पर महिलाओं के हक और अधिकार पर हुई डकैती के रूप में सामने आएगा। वो डकैती इसी रूप में है कि सदियों से, शुरू से लेकर महिलाओं को गुलाम बना करके उनसे काम लेने और उसके एवज में उन्हें कुछ न देने की बजाय उनको देवी बना देने, उनको दुर्गा बना देने, उनको पूजने की कोई वस्तु बना देने के रूप में समाज में स्थापित किया गया है। यह एक प्रकार की मानसिकता है, सोच है जो हमारे समाज में राज कर रही है। यह एक पुरुषों की प्रधानता को स्थापित करने और महिलाओं को दोयम दर्जे का बनाने की एक परंपरा जो सदियों से चली आ रही है और वो परंपरा आज भी जारी है। जबकि 1950 में जब भारत का संविधान लागू हुआ तो उसमें एक बात बहुत मुख्तलिफ तौर पर कह दी गई, बहुत साफ तौर पर कही गई कि अब स्त्री और पुरुषों के बीच में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। जो काम पुरुष कर रहा है, महिला कर रही है, उन दोनों को उसके लिए बराबर हक मिलेगा और किसी के भी साथ आर्थिक रूप से अन्याय नहीं किया जाएगा। संविधान में यह बात बखूबी ठीक तरीके से लिखी जा चुकी है और वह हक आप सबको दिया जा चुका है। कहने को तो संविधान की किताब में यह बात दर्ज है, लेकिन क्या हमें हमारा हक मिला? क्या हमें एक सम्मानजनक जिंदगी मिली? क्या हमें काम करने के एवज में जो उचित हमारी तनख्वाह हो सकती है वो हमें मिला? क्या हमारी मेहनत का फल हमें मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। यानी तब फिर हमें सोचना होगा कि उन्हीं संविधान निर्माताओं ने यह बात कही थी कि हम दुनिया का कितना भी बढ़िया, कितना भी अच्छा अगर संविधान बना लेंगे, उससे बात नहीं बनेगी। ये जरूरत होगी कि संविधान किसके हाथ में है उसे तय करना होगा। और आज उसी संविधान का सहारा लेकर के आप लोगों के साथ छल कपट प्रपंच करके, टीवी, मीडिया, मोबाइल का सहारा लेकर के एक ऐसी ताकत, एक ऐसे लोग सत्ता में जा बैठे हैं जिनके लिए महिलाएं हमेशा से दोयम दर्जे की रही हैं, जिनके लिए महिलाएं हमेशा से घरों के चूल्हे चौके तक कैद रही हैं, जिनके लिए महिलाओं को घरों के आंगन को नहीं ढांकना होता है, जिनके लिए महिलाएं एक वस्तु की रूप में होती हैं। इसी उत्तर प्रदेश का प्रधानमंत्री कहता है कि महिलाओं को शाम 6 बजे के बाद उनको घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए। वो अगर वो निकलेंगी तो उनके साथ जुल्म, शोषण, ज्यादती होगी ही। यानी एक तरफ वो व्यवस्था का सब कुछ संभाल रही हैं और दूसरी तरफ उनको एक घर में कैद कर देने, 4 दीवारी में कैद कर देने की पूरी कोशिश इस व्यवस्था के द्वारा हो रही है। तब फिर वो बात जो डॉक्टर अंबेडकर कहा करते थे कि दुनिया का कोई भी संविधान चाहे कितना भी खूबसूरत हो जाए, अगर वो अच्छे लोगों के हाथ में नहीं होगा, उसके चलाने वालों की जो नियति होगी वो साफ नहीं होगी, तो उस बढ़िया से बढ़िया संविधान से भी आपका शोषण और नुकसान होगा। आज हमारी व्यवस्था उन्हीं कुछ ऐसे लोगों के हाथों में जा चुकी है जिनको इंसानियत से कोई मतलब नहीं है, जिनको आपके हक और अधिकार से कोई मतलब नहीं है, जिनको इस देश की बड़ी मेहनत का आबादी, जिसने इस देश की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और इन सारी सुविधाओं को संभाल रखा है अपनी मेहनत पर, उनके बेहतरी की बात उनके लिए कोई मतलब नहीं रखती है। और आप देखिएगा कि चंद पूंजीपतियों के लिए, चंद अमीरों के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, उनके करोड़ों रुपए माफ कर दिए जाते हैं, उनके लिए नई नई स्कीमें लाई जाती हैं,
उनके लिए उनको ढेर सारी छूट दी जाती है, रियायत दी जाती है। 5-5 रुपए बीघे एकड़ के हिसाब से जमीनें उनको मुफ्त में दे दी जाती हैं। यानी कुछ चंद लोगों के लिए यही हमारी व्यवस्था, यही हमारी सरकार बहुत कुछ कर रही है। और वहीं आप लोगों के लिए, हम मध्यम वर्गीय और कमजोर गरीब परिवारों से आने वाले लोगों के लिए इस सरकार क्या कर रही है? ये सरकार हमसे दूध पर भी टैक्स वसूल रही है। आटा चावल खरीदने अगर जाइए तो उस पर भी टैक्स लगा करके वो पैसा हमसे वसूल रही है। हमारे बच्चों के कॉपी कलम किताब, उस पर से भी टैक्स लगा करके हमसे वो पैसा चूस रही है। यानी कहां तो इसे और जिम्मेदार होकर के ये जो मूलभूत जरूरतें हैं इसको हम तक पहुंचाना चाहिए था, बजाय उसके ये और क्रूर होकर के हमारे साथ व्यवहार कर रही है। और क्रूरतम का स्तर इतना बढ़ते जा रहा है, इतना बढ़ते जा रहा है कि आपकी पॉकेट पर इस कदर हमला है कि पॉकेट पर तो हमला है ही, उसके साथ साथ अब आपका वाजिब हक कि आप 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे काम कर रही हैं और उस काम के एवज में आपको जो आपकी मेहनताना जो आपको मिलना चाहिए था, उस मेहनताना को भी लगातार कम करके खत्म करके उसको खत्म कर देने की पूरी कोशिश है। और महीने का 2000 क्या होता है? महीने का 2000 क्या होता है? अगर हम अपने कमरे का किराया देख लें, अपने बच्चों की फीस देख लें, आटा चावल तेल दाल देख लें, तो इस भयानक महंगाई के दौर में महीने का 2000 क्या होता है? यानी आप यह समझिए कि इस देश में महंगाई का इस कदर प्रकोप है कि लोगों की थाली से दाल गायब हो रही है। लोग दाल खाने से समझौता कर रहे हैं क्योंकि दाल इतनी महंगी हो चुकी है। लोगों को सरसों का तेल खरीदने से पहले सोचना पड़ रहा है कि सरसों की तेल इतनी महंगी हो चुकी है। डीजल पेट्रोल गाड़ियों के इतने महंगे हो चुके हैं कि उसको भरवाने से पहले सोचना पड़ रहा है। और इस तरह की क्रूरतम महंगाई के दौर में भी यह सरकार हमारे साथ न्याय नहीं कर रही है, हमारे हक और अधिकार को, वाजिब हक और अधिकार को नहीं दे रही है। दुनिया के तमाम देशों में तमाम विद्वान लोग, तमाम लोग इस बात के लिए लड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि दुनिया की कोई भी अर्थव्यवस्था तब तक विकास नहीं कर सकती जब तक कि आपके जेब में पैसा नहीं होगा, जब तक कि आपको आपका हक नहीं दिया जाएगा। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में यह सरकार पूंजीपतियों को खूब पैसा दे करके, खूब उनको रियायत दे करके, खूब उनको छूट दे करके उत्पादन करवा रही है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में खूब सामान बन रहे हैं और आप पाइएगा कि वो सामान उन्हीं फैक्ट्रियों में स्टोर रूम में रख करके सड़ रहे हैं, पड़े रह रहे हैं, कोई खरीदने वाला नहीं है, जिसको मंदी कहा जाता है। पूरी दुनिया में व्यापक रूप से, भयानक रूप से मंदी छाई हुई है। अगर उनसे पूछा जाए कि ये मंदी क्यों है तो वो कहेंगे कि मंदी इसलिए है क्योंकि लोग खरीद नहीं रहे हैं। फिर इसका सवाल पूछा जाए कि लोग क्यों नहीं खरीद रहे हैं तो उसका जवाब यही है कि हमारे पास पैसा ही नहीं है। हमारे पास अपनी आजीविका चलाने भर का कुछ पैसा है जिससे हम जिंदा हैं, उसके अलावा अपनी चाहतों को, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। यानी पूरी दुनिया में जो मंदी है उस मंदी का भी समाधान यही है कि आपके पास, आपको आपके काम के एवज में उचित दाम दिया जाए, आपको आपके काम के एवज में उचित आपके साथ आर्थिक न्याय किया जाए, जिससे कि आपके पास वो क्षमता पैदा हो जिस क्षमता का प्रयोग करके इन कंपनियों में बने सामानों को आप खरीद सकें। तभी जाकर के इकोनॉमिक विकास करेगी। किसी देश की इकोनॉमी चंद लोगों की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन जाने से उस देश की इकोनॉमी में इजाफा नहीं होता है। उस देश की इकोनॉमी में इजाफा होता है जब लोगों के पास वो क्षमता आएगी, वो ताकत आएगी, लोग इस देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, खरीद सकने की क्षमता होगी, तब उस देश का विकास होता है। तब फिर ये जो पूरा आपके साथ अन्याय हो रहा है और आपसे बेगार मजदूरी कराई जा रही है, बधुआ मजदूरी कराई जा रही है, इसके खिलाफ हमें एक बड़े संगठन का निर्माण करके, एक व्यापक एकजुटता का निर्माण करके इसके खिलाफ लड़ना होगा। और ये लड़ाई सिर्फ आपकी इकलौती नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ महिलाओं की नहीं है, बल्कि उन तमाम अमन पसंद लोगों की है, उन तमाम पढ़ने लिखने वालों की है, उन तमाम जो इलाहाबाद जैसे शहरों में जाकर के नौकरियां ढूंढ रहे हैं उनकी है, उन तमाम लोगों की जो अपने घर परिवार को छोड़ करके दूर दराज जाकर के जिनको काम करना पड़ रहा है और जिनके घर परिवार के लोग जुल्लत की जिंदगियों में जी रहे हैं, जिनको मजबूर होकर के छोटे छोटे कर्जदारों से कर्ज लेना पड़ रहा है, उन तमाम लोगों की लड़ाई है जिनको एक साथ संगठित होकर के लड़ना होगा। इस क्रूर हुजूम के खिलाफ, सरकार के खिलाफ हम तमाम लोग लड़ रहे हैं। आज भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मैं महज अपने कोर्स के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए
508 रुपए फीस देता हूं सालाना का। साल भर की मेरी फीस महज 508 रुपए है। अब आप सोचिएगा कि आप अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए कितना खर्च करते होंगे महीने का। आप कंपेयर करिएगा तो आपके बच्चे की फीस मेरे साल भर की फीस से ज्यादा होगी। आपके यूकेजी से लेकर के 12वीं तक के पढ़ने की बच्चे की फीस मेरे साल भर की फीस से ज्यादा होगी। मेरे साल भर की फीस इतनी कम इसलिए है क्योंकि एक समय में सरकारों की जिम्मेदारी थी कि सबको अच्छी, व्यवस्थित और सस्ती शिक्षा उपलब्ध कराएं, और सरकारें एक समय तक इस बात को निभा भी रही थी। लेकिन आज सरकारों का ये पहिया उल्टी दिशा में जा रहा है। कहां तो और सस्ती, सुलभ शिक्षा सबको उपलब्ध करानी थी, कहां तो तमाम लोगों के लिए सिंगल स्कूलिंग सिस्टम, जहां अमीर से अमीर का बच्चा भी और गरीब से गरीब का बच्चा भी एक साथ एक बढ़िया स्कूल में पढ़ सके, बढ़िया अस्पताल में इलाज करा सके, ये सारी व्यवस्थाएं होनी थी। वहीं उल्टे जाकर के पढ़ने से लोगों को वंचित किया जा रहा है। आज मेरे उसी कोर्स की फीस बढ़ाकर के 20,000 कर दी गई है। मेरी फीस तो आज भी उतनी ही है, लेकिन अगर मेरी बहन जाएगी दाखिला लेने, मेरा कोई भाई जाएगा दाखिला लेने, आपका कोई बेटा या बेटी जाएगी दाखिला लेने, उसकी फीस बढ़ाकर के 20,000 कर दी गई है। यानी पढ़ाई लिखाई पर हमला बोला जा रहा है। हम लोग, मैं अभी 22वीं कक्षा में पढ़ रहा हूं, बीए किया, एमए किया, अब पीएचडी कर रहा हूं। पीएचडी का मेरा तीसरा चौथा साल है ये। यानी 22 साल तक मैं 22वीं कक्षा तक की पढ़ाई में पढ़ रहा हूं, और आप पाइएगा कि इस पूरी पढ़ाई लिखाई के बाद मेरे पास कुछ स्पष्ट ये दिख नहीं रहा है कि कल को मैं नौकरी करने कहां जाऊंगा। कल को ये सरकार नौकरियों के सारे अवसर छीन रही है। तो ये जो लड़ाई आपकी है, ये एक व्यापक लड़ाई है। इसको और संगठित होकर के और मुकम्मल तरीके से इसको लड़ी जानी है। हम तमाम विश्वविद्यालयों के लोग इस लड़ाई में आपके साथ रहे हैं, आपके साथ हैं, और इस लड़ाई को और मुकाम तक पहुंचाया जाएगा जब तक कि आपके साथ न्याय नहीं होता है। मैं फिर कि सीए एनआरसी के नाम पर यह सरकार एक कानून लेकर के आई थी और कह रही थी कि सबको पेपर दिखाना होगा, सबको कागज दिखाना होगा। लेकिन हमने देखा कि दिल्ली के शाहीन बाग में, इलाहाबाद के रोशन बाग में महिलाएं जब धरने पर बैठी और वो डटी रही कि हमको हमारा हक चाहिए और ये पेपर दिखाने वाली नौटंकी हम नहीं सहेंगे, और इसी बेशरम सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ा। किसानों ने जब ये ताकत दिखाई तब इसी सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ा। मैं समझता हूं कि आप लोग जिस शिद्दत के साथ ये लड़ाई लड़ रही हैं, इसका भी अंजाम यही होगा कि इन सरकारों को घुटने पर आना होगा, और आपकी जो मांग है, जो परमानेंट नौकरी की, राज्यकर्मी का दर्जा दिए जाने की, जो सम्मानजनक सामाजिक पेंशन दिए जाने की, सुरक्षा दिए जाने की, वो मांग भी पूरी होगी। तब तक हमें ये लड़ाई जारी रखनी है। आप सबके हौसले को एक बार फिर से सलाम। जय भीम, लाल सलाम, धन्यवाद।